आज दुनिया का टोटल डेट 338 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन सारी दुनिया मिलकर जितना कमाती है यानी ग्लोबल इनकम या जीडीपी वो है सिर्फ 170 ट्रिलियन डॉलर्स। सीधा सवाल है, अगर दुनिया में इतना पैसा है ही नहीं तो ये कर्जा कहां से आया? यहाँ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर सिंपल है लेकिन थोड़ा सोचने वाला भी है। कर्जा ही पैसा है। आज की मॉडर्न दुनिया एक अजीब फाइनेंशियल सिस्टम पर चल रही है, ऐसा सिस्टम जिसमें इतना पैसा मौजूद ही नहीं जितना दुनिया पर कर्ज है। यानी अगर दुनिया के सब लोग और गवर्नमेंट अपना कर्ज चुकाना चाहें तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इतना पैसा मौजूद ही नहीं। तो आइए समझते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल है। 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया का टोटल डेट 338 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। ये डेट दुनिया के कंट्रीज, कंपनीज और इंडिविजुअल्स का कंबाइंड अमाउंट है। 2020 में ग्लोबल डेट 255 ट्रिलियन डॉलर था। 2023 में बढ़कर 360 ट्रिलियन डॉलर हो गया और सिर्फ 5 सालों में ये 60 ट्रिलियन से ज्यादा बढ़ गया है। सबसे ज्यादा कर्जे में डूबे हुए कंट्रीज में अमेरिका नंबर 1 पर है, जिस पर 35 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इस तरह चाइना पर 15 ट्रिलियन डॉलर, जापान पर 12 ट्रिलियन डॉलर, यूरोपीय यूनियन पर कंबाइंड 55 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और डेवलपिंग कंट्रीज में 70 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जिसमें इंडिया, ब्राजील, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर कंट्रीज भी इंक्लूड है। अगर इसी टोटल डेट को 8 बिलियन लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो हर इंसान के हिस्से में तकरीबन 40,000 से ज्यादा का कर्ज आता है, चाहे उसने कभी लोन लिया हो या ना लिया हो। ये फिगर एक हार्श रियलिटी बताता है कि दुनिया की इकोनॉमी असल पैसे पर नहीं चल रही बल्कि उधार लिए हुए पैसे पर चल रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर दुनिया में 338 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है तो दुनिया में टोटल पैसा 170 ट्रिलियन डॉलर कैसे हुआ? इकोनॉमिक्स में पैसे के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिसको मैं एक रिपोर्ट से समझाता हूँ। फर्स्ट पे है हार्ड कैश, यानी कि वो पैसा जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसमें नोट्स और कॉइन्स शामिल है, जो एक जगह से दूसरी जगह किसी भी सूरत में सर्कुलेट करता रहता है, और ये ऑलमोस्ट 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर्स है। सेकंड पे है लिक्विड मनी, यानी कि वो पैसा जो कैश प्लस करंट अकाउंट्स में अवेलेबल है, और ये ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन के आसपास है। थर्ड पे है बोर्ड मनी, और इसमें सेकंड लेवल को मिलाकर सेविंग्स और डिपॉजिट्स की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 120 ट्रिलियन डॉलर्स है। फोर्थ यानी कि लास्ट में ऑल फाइनेंशियल मनी इसमें ऐड है और ऑलमोस्ट 150 से लेकर 170 ट्रिलियन डॉलर की अमाउंट बन जाती है। यानी दुनिया में जितना पैसा है वो 170 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं है, लेकिन कर्ज 338 ट्रिलियन डॉलर है। यानी दुनिया में पैसा आधा है और कर्ज उससे 1-2 गुना ज्यादा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यहाँ पर आता है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का इंटरेस्टिंग और कम्प्लेक्स रूल, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इस सिस्टम में बैंक्स अपने पास मौजूद पैसे से कहीं ज्यादा अमाउंट डिजिटली क्रिएट कर लेते हैं जब वो लोन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक के पास $1,000 है तो वो $9,000 तक का लोन रिलीज कर सकता है। यानी सिस्टम में नया पैसा यहाँ से क्रिएट होता है। जब लोन बनता है तब पैसा बनता है, और जब वो लोन चुकाया जाता है तो वो पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोन के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट के लिए पैसा सिस्टम में होता ही नहीं है, इसलिए लोन हमेशा पैसे से ज्यादा रहता है। बैंकिंग सिस्टम इसी क्रिएशन एंड रीपेमेंट लूप पर चल रहा है, जहाँ नया पैसा तभी बनता है जब कोई नया कर्ज लेता है। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम असल में लोन बेस्ड सिस्टम है। यह सिस्टम तब तक चल सकता है जब तक लोग और गवर्नमेंट अपना लोन रिन्यू करते रहे और सिस्टम पर ट्रस्ट बनाए रखें। लेकिन अगर एक दिन सब लोग कहें कि हम अपना कर्ज अभी चुका देते हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इतना पैसा मौजूद ही नहीं। यानी कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एतमाद और कर्ज के तसलसल पर खड़ा हुआ है। अगर एतमाद टूट जाए तो निजाम भी टूट जाएगा। तो अब सवाल आता है कि कर्ज के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं तो कौन सा मुल्क किस हद तक कर्ज में डूबा हुआ है और क्यों? दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसे दायरे में फंस चुका है जहाँ तकरीबन हर मुल्क कर्ज में डूबा हुआ है, चाहे वो कंट्री तरक्की याफ्ता हो या फिर तरक्की पजीर, सब किसी न किसी हद तक कर्ज के सहारे अपनी मईशत चला रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि बड़ी ताकतों से लेकर छोटे ममालिक तक कौन कितना मकरूज है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं। नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। ऑलमोस्ट 35 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। ये नंबर सिर्फ फाइनेंशियल फिगर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर और ट्रस्ट सिस्टम का इंडिकेटर है। लेकिन ये कर्ज कहाँ से आता है? अमेरिका अपने बजट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है। यानी जब सरकार के पास पैसा कम होता है तो वो ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए लोगों, कंपनियों और कंट्रीज से उधार ले लेती है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए नया पैसा प्रिंट करती है। ये क्वांटिटेटिव ईजिंग कहलाता है। पैसा खर्च करने के मेन रीजन मिलिट्री, वार्स, सोशल वेलफेयर और टैक्स कट्स जो रेवेन्यू कमा कर देते हैं उन सब में स्पेंड किया जाता है। अमेरिका का जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर है और डेट 35 ट्रिलियन डॉलर है। यानी कि अगर अमेरिका अपनी पूरी साल की इनकम भी दे दे तब भी वो कर्ज चुका नहीं सकता। इस रेशो को डेट टू जीडीपी कहते हैं और अमेरिका की ये रेशो 125% है। इस सब के बावजूद भी अमेरिका कोलैप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि डॉलर यूएस दुनिया की रिजर्व करेंसी है, मतलब पूरी दुनिया ट्रेड और रिजर्व डॉलर में ही करती है। जापान, चाइना और यूरोप जैसे कंट्रीज खुद यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें डॉलर पर ट्रस्ट है। अगर अमेरिका चाहे तो नया पैसा प्रिंट करके अपना कर्ज रिपे कर सकता है, लेकिन ये पावर ट्रस्ट की वजह से काम करती है। अगर लोगों का डॉलर पर ट्रस्ट टूट गया तो सिस्टम भी हिल जाएगा।
नंबर 2 पे है चाइना। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी। इसका डेट ऑफिशियली 14 से 16 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन अगर हिडन लोकल लोन और शैडो बैंकिंग इंक्लूड करें तो 25 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाता है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए पिछले 20 सालों में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिसमें नए सिटीज, हाईवेज, रेलवे नेटवर्क शामिल है। लोकल गवर्नमेंट्स ने भी बहुत लोन लिए हैं ताकि डेवलपमेंट चलती रहे। इस प्रोसेस से उन्होंने स्टेट बैंक से पैसा लिया जो असल में गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। ये डेवलपमेंट शॉर्ट टर्म ग्रोथ तो देती है, लेकिन ओवर बिल्डिंग और प्रॉपर्टी बबल भी क्रिएट करती है। एवरग्रेंड जैसे प्रॉपर्टी जायंट से कोलैप्स ने दिखाया कि चाइना के अंदर हिडन फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना ज्यादा है। डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफिशियली 85% बताया जाता है, लेकिन जब सब सेक्टर्स को शामिल करते हैं तो 300% ऑफ जीडीपी पहुंच जाता है। यानी चाइना के सिस्टम में पेपर डेट रियल आउटपुट से कई गुना ज्यादा है। चाइना का डेट मोस्टली अपने सिस्टम के अंदर है, इसलिए इमीडिएटली कोलैप्स का खतरा कम है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी बबल फट गया या एक्सपोर्ट्स गिर गए तो इकोनॉमिक स्लो डाउन इनवाइटेबल है। नंबर 3 पे है जापान। जापान दुनिया का सबसे इंडेटेड मुल्क है। डेट टू जीडीपी रेशियो 250% प्लस है। ये नंबर शॉकिंग है, लेकिन जापान का केस यूनिक है। कैसे यूनिक है तो आइए ये भी समझा देता हूँ। 1990 में जापान का रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। तब से गवर्नमेंट ने इकोनॉमी बचाने के लिए ट्रिलियंस येन इंजेक्ट किया। सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स 0 तक ला दिए ताकि लोग और कंपनीज लोन लेकर खर्च करें। ये पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप बन गई। सिस्टम में पैसा तो आ गया पर ग्रोथ स्लो हो गई। जापान का ज्यादा कर्जा अपने लोगों से ही लिया गया है, इसलिए डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। ये एक सेल्फ कंटेन्ड डेट सिस्टम है। लोग सरकार को उधार देते हैं और सरकार उन्हीं पैसों से इकोनॉमी चलाती है। 4th पे है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन कंबाइंड कंट्रीज का कर्ज 55 ट्रिलियन से लेकर 60 ट्रिलियन डॉलर्स है। हर कंट्री का डेट लेवल और पॉलिसी अलग है, लेकिन करेंसी एक ही है, यूरो। मेजर डेट रेशियो में इटली 140%, फ्रांस 115%, स्पेन 110%, ग्रीस 180% और जर्मनी में 65% है। एक ही करेंसी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल कंट्रोल हर मुल्क के पास अलग है। अगर ग्रीस या इटली जैसे कंट्रीज ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं तो पूरे यूरो जोन पर असर पड़ता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ट्रिलियन यूरो प्रिंट करके इकोनॉमी को सपोर्ट किया, स्पेशली कोविड के बाद, लेकिन इससे इन्फ्लेशन और इनइक्वालिटी बढ़ गई। यूरोपीय यूनियन का सिस्टम फ्रेजाइल है, यानी कि अगर एक कंट्री फेल हो जाए तो डोमिनो इफेक्ट सब तक पहुंचता है। नंबर 5 में है डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया का कर्ज 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो जीडीपी का 85% बनता है। यह बोरोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और वेलफेयर के लिए की गई है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रही है, इसलिए डेट मैनेजेबल है। इस तरह पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट 130 बिलियन डॉलर है, लेकिन फॉरेन रिजर्व बहुत कम है। डेट टू जीडीपी 80% है और इकोनॉमी IMF के सहारे चल रही है। रुपए की गिरावट, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने सिचुएशन और खराब कर दिया है। इस तरह रिमेनिंग कंट्रीज लाइक ब्राजील, तुर्की, इजिप्ट, अर्जेंटीना सब एक जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डॉलर में लोन लेना, फिर करेंसी गिरना और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ना। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोन रीपेमेंट नामुमकिन लगती है। डेवलपिंग कंट्रीज इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो नए लोन्स लेकर पुराने लोन्स चुकाते हैं, जिसकी वजह से इस लूप से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि ऑलमोस्ट सब कंट्रीज कर्जे में किसी न किसी वे में जकड़े हुए हैं। नाउ थोड़ी देर पहले मैंने एक सेंटेंस कहा था, अमेरिका अपने बजट को कवर करने के लिए बॉन्ड्स इशू करता है, लेकिन ये कर्ज कहां से आता है? अमेरिका अपने बजट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करता है, यानी जब सरकार। तो आखिर ये बॉन्ड्स क्या चीज है और इतना इंपॉर्टेंट कैसे है? तो चलिए इस स्टेप को भी समझ लेते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स असल में लोन एग्रीमेंट होता है। जब कोई गवर्नमेंट, कंपनी या इंस्टीट्यूशन पैसा उधार लेना चाहती है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। इस बॉन्ड्स में लिखा होता है, आप हमें आप पैसा दे, हम आपको फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर आपका पैसा वापस करेंगे और हर साल आपको इंटरेस्ट देंगे। यानी कि इस सिस्टम में आप इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट या कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है और इस बॉन्ड्स में रिपे करने का प्रॉमिस होता है। वो तो ठीक है, बट ये कैसे काम करता है? तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि यूएस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए रोड बनाने के लिए। वो एक 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है, जिसमें लिखा होता है जो भी हमें $1000 देगा हम उसे 10 ईयर्स बाद $1000 वापस करेंगे और हर साल कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट भी देंगे। नाउ अगर आप ये बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपने यूएस गवर्नमेंट को $1000 उधार दे दिया, जिसकी बिना पर गवर्नमेंट आपको हर साल कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट देगी और 10 ईयर्स बाद आपका $1000 आपको वापस मिल जाएगा। इस प्रोसेस से गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है बिना टैक्स बढ़ाए, बिना बैंक से लोन लिए। यही वजह के बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। और बॉन्ड्स इशू करने का मेन रीजन फंड कलेक्ट करना होता है। बेसिकली 3 तरह के बॉन्ड्स इशू करने वाले होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड इसलिए इशू करती है ताकि रोड्स, हॉस्पिटल, डिफेंस, सैलरीज या ओल्ड कर्ज को चुकाया जाए। कंपनियां बॉन्ड इसीलिए इशू करती है ताकि बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सके, फैक्ट्रीज लगाई जाए या फिर रिसर्च करने के लिए यूज किया जा सके। लोकल अथॉरिटीज जैसे कि सिटीज या स्टेट्स पब्लिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए इशू करती है। बॉन्ड्स की ज्यादातर 4 टाइप्स ही होती हैं। फर्स्ट तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक्स इशू करती है। फॉर एग्जांपल यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, इंडियन गवर्नमेंट
सिक्योरिटीज। ये बॉन्ड सेफ होते हैं और डिफॉल्ट का रिस्क कम होता है। नंबर 2 पे है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है। थर्ड पे म्युनिसिपल बॉन्ड होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट इशू करती है। और लास्ट में सेविंग बॉन्ड्स होते हैं जिनको रिटेल बॉन्ड्स भी कहा जाता है। और ये बॉन्ड्स आम लोगों के लिए डिजाइन होते हैं, यानी कि थोड़ी अमाउंट से भी खरीदे जा सकते हैं। यही 4 टाइप्स के बॉन्ड्स मार्केट में बाय एंड सेल होते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। और इस मार्केट को बॉन्ड्स मार्केट कहते हैं। जब आप बॉन्ड्स खरीदते हैं आप अपना पैसा गवर्नमेंट को दे देते हो, और अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपना बॉन्ड किसी और इन्वेस्टर को सेल कर सकते हो। बॉन्ड्स का प्राइस, इंटरेस्ट रेट्स और मार्केट ट्रस्ट पर डिपेंड करता है। यह मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है और यही सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क बन गया है। और यही बॉन्ड्स कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री को डेवलपमेंट और बजट के लिए पैसा चाहिए होता है। बॉन्ड्स उन्हें ये पैसा इजिली प्रोवाइड कर देते हैं। सेंट्रल बैंक्स बॉन्ड्स मार्केट का यूज करके पैसे की सप्लाई और महंगाई को कंट्रोल करते हैं। दुनिया भर के बैंक्स और कंट्रीज एक दूसरे के बॉन्ड्स खरीदकर अपने रिजर्व मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लोबल ट्रेड टूल भी है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये बॉन्ड्स हमेशा फायदा दें, बल्कि ज्यादातर रिस्क भी हो सकता है। पहला रिस्क होता है डिफॉल्ट, जो कि ज्यादातर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में होता है कि इस तरह के बॉन्ड्स इशू करने वाले पैसे वापस ना करें। दूसरा रिस्क इंटरेस्ट रेट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में नए बॉन्ड ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं तो पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है। और थर्ड रिस्क इन्फ्लेशन का होता है, यानी कि अगर महंगाई ज्यादा हो जाए तो आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट की रियल वैल्यू कम हो जाती है। नाउ आप समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि दुनिया का कर्ज 338 ट्रिलियन से ज्यादा है तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा बॉन्ड्स का है। यानी दुनिया भर के गवर्नमेंट्स ने ट्रिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका का कर्ज उसके इशू किए गए बॉन्ड्स के बराबर है। और जापान, चाइना, यूरोप सब एक दूसरे के बॉन्ड्स रखते हैं। हर साल ट्रिलियन डॉलर्स इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाते हैं। इसीलिए दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कर्ज और बॉन्ड्स पर ही चल रहा है। और बॉन्ड सिस्टम की फाउंडेशन ट्रस्ट पर चल रही है, यानी कि बॉन्ड सिस्टम ट्रस्ट बेस्ड स्ट्रक्चर है। जब तक लोग बिलीव करते हैं कि अमेरिका अपना कर्ज चुका देगा, इंडिया अपनी करेंसी स्टेबल रखेगा, तब तक लोग उनके बॉन्ड्स खरीदते रहेंगे। अगर ट्रस्ट टूट गया तो कोई भी बॉन्ड्स नहीं खरीदेगा और पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अगर मैं बॉन्ड्स को एक लाइन में समराइज करूं तो ये इस तरह होगा। बॉन्ड्स वो कागज होता है जिसमें लिखा होता है आज मुझे पैसा दो, कल मैं इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। लेकिन बॉन्ड्स के पीछे एक छुपी हुई पावर भी है। कैसे सेंट्रल बैंक्स अपनी मर्जी से पैसा बनाते हैं और इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। पहले तो आप ये समझे कि सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं। ये वो बैंक्स होते हैं जो हर मुल्क के फाइनेंशियल कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बैंक से थोड़ा अलग काम करते हैं। नॉर्मल बैंक्स ओनली प्रॉफिट के लिए लोन देते हैं, जबकि सेंट्रल बैंक्स पूरी नेशनल इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं। सेंट्रल बैंक्स का मेन फंक्शन पैसे की सप्लाई कंट्रोल करना है, यानी कि मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है ये डिसाइड करते हैं। महंगाई और ग्रोथ बैलेंस करने के लिए रेट्स एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा करेंसी की वैल्यू को स्टेबल रखी जाए ताकि इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और फॉरेन ट्रेड स्टेबल रहे। और जरूरत पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदकर पैसा सप्लाई करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स काम करते हैं। यूएसए में फेडरल रिजर्व, चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जापान में बैंक ऑफ जापान, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सेंट्रल बैंक्स बेसिकली इकोनॉमी के हार्ट जैसे हैं। ये मनी पंप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सिस्टम में ज्यादा पैसा चाहिए या कम। इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं और महंगाई को भी मैनेज करते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन फेल हो जाए तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। यूएसए का फेडरल रिजर्व दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतना पावरफुल है? इसकी वजह यह है कि दुनिया की रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है। ग्लोबल ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा डॉलर में होता है। फेडरल रिजर्व की जो भी पॉलिसी होती है उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होता है। फेडरल रिजर्व बैंक का मेन फंक्शन मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ग्लोबल लिक्विडिटी होते हैं। तो फेडरल रिजर्व बैंक पैसा कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को $1 ट्रिलियन चाहिए तो गवर्नमेंट यूएस ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। फेडरल रिजर्व बैंक उन बॉन्ड्स को डिजिटली पैसा क्रिएट करके खरीद लेती है। ये पैसा फिजिकली प्रिंट नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ लेजर में टाइप होता है। ये सिस्टम फियाट मनी कहलाता है। पैसा किसी गोल्ड या सिल्वर से बैक नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट पर बेस्ड है। यानी फेडरल बैंक ग्लोबल इकोनॉमी का मनी प्रिंटर है। और जैसे ही फेडरल बैंक पैसा क्रिएट करता है वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सेंटर बन जाता है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। IMF गरीब और अनस्टेबल कंट्रीज को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। इसका बुनियादी मकसद करेंसी स्टेबल करना, इकोनॉमिक इस्लाहात लाना और ग्लोबल ट्रेड बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी IMF लोन्स के साथ अटैच होती हैं। IMF ज्यादातर इन कंडीशंस के साथ लोन देता है: सब्सिडीज कम करो, टैक्सेस बढ़ाओ, करेंसी की वैल्यू कम करो और पब्लिक स्पेंडिंग रिड्यूस करो। IMF लोन्स टेम्परेरी रिलीफ तो दे देते हैं, पर ये डेट ट्रैप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज में IMF के लोन्स ने उन्हें टेम्परेरी तो बचा
दिया, लेकिन लोग महंगाई और गुर्बत के बोझ में फंस गए। मतलब IMF का काम फाइनेंशियल गाइड देना और शॉर्ट टर्म बेल आउट, लेकिन लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी और डेट साइकिल क्रिएट करता है। वर्ल्ड बैंक IMF का पार्टनर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फोकस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर होता है, जिसमें डैम्स, रोड्स और ब्रिजेस बनाना, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बिल्ड करना, एनर्जी और वाटर सिस्टम को मैनेज करना। वर्ल्ड बैंक के लोन्स लॉन्ग टर्म होते हैं और इन पर भी इंटरेस्ट लगता है, और इसके साथ प्रॉब्लम भी होती है। करप्शन और मिस मैनेजमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। कर्ज के बगैर गुजारा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कंट्रीज इसमें फंस जाती हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक मिलकर ग्लोबल इकोनॉमीज को गाइड तो करते हैं, लेकिन असल में वो कंट्रीज को डेट सिस्टम में टाइटली इन्वॉल्व कर देते हैं। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरोजोन के लिए सेंट्रल बैंक है। इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरो करेंसी की वैल्यू मेंटेन करना, हर यूरोपियन कंट्री को लोन और लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। यूरोप में क्राइसिस एग्जाम्पल में 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ट्रिलियन यूरो प्रिंट किए थे। कुछ इकोनॉमिक सर्वाइव तो हो गई, लेकिन महंगाई और इम्बैलेंस बढ़ गया। एक ही करेंसी यानी कि यूरो यूज करने वाले स्ट्रॉन्ग और वीक कंट्रीज में टेंशन क्रिएट हुई। यूरोपीय सेंट्रल बैंक के लिए चैलेंज ये है कि वो एक शेयर्ड करेंसी को मल्टीपल इकोनॉमीज के लिए स्टेबल रखे, जिसकी वजह से सिस्टम में रिस्क और इम्बैलेंस है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग यानी पैसा बनाने का मैकेनिज्म, और ये सिस्टम मॉडर्न बैंकिंग बनाने का बेस है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की थी। यहाँ पर आता है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का इंटरेस्टिंग और कम्प्लेक्स रूल, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। इस सिस्टम में बैंक के पास जितना पैसा डिपॉजिट होता है उसका छोटा हिस्सा रिजर्व में रखा जाता है और बाकी पैसा लोन की फॉर्म में सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इस पॉइंट पर भी बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, बैंक के पास $100 डिपॉजिट है, रिजर्व रेशियो 10% है, यानी कि $10, जबकि $90 लोन में सर्कुलेट होता है। जब $90 किसी और अकाउंट में डिपॉजिट होता है, यानी कि फिर से लोन पॉसिबल। इस तरह $100 से असली से $1000 प्लस वर्चुअल पैसा क्रिएट होता है। इस तरह ये सिस्टम अलाउ करता है कि लोन और इंटरेस्ट के जरिए पैसा मल्टीप्लाई हो, लेकिन डेट भी बढ़ता रहे। हर लोन के साथ इंटरेस्ट का बोझ इंक्रीज होता है, इसलिए मॉडर्न बैंकिंग में कर्ज हमेशा पैसों से ज्यादा होता है। और अगर इस सिस्टम को इस तरह देखा जाए तो ये पिरामिड जैसा लगता है। सबसे ऊपर वाले इंस्टीट्यूशन मनी क्रिएशन और ग्लोबल कंट्रोल में होते हैं, नीचे वाले इंस्टीट्यूशन और पब्लिक बोरोअर्स हैं, यानी पैसा हम यूज करते हैं, लेकिन कंट्रोल उनके पास है जिन्होंने पैसा बनाया है। ऐसा समझ ले कि सेंट्रल बैंक्स का रोल फाइनेंशियल ऑक्सीजन जैसा है, जो सिस्टम को जिंदा रखे हुए है। नाउ समझे कैसे सेंट्रल बैंक्स के हाथ में पैसा और बॉन्ड्स का कंट्रोल हमारे हर नोट की वैल्यू और कर्ज को डिफाइन करता है, और ये सिस्टम फियाट मनी पर टिका हुआ है। तो अब ये फियाट मनी क्या है? ये वो करेंसी है जिसकी कोई फिजिकल बैकिंग नहीं होती, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना कोई रियल एसेट। लैटिन वर्ड फियाट का मतलब लेट इट बी डन, यानी कि जो हुकूमत कहे वो ही पैसा है। इस करेंसी की वैल्यू ट्रस्ट और बिलीफ पर होती है। लोग और मार्केट मानते हैं कि ये चीज इस करेंसी से खरीदी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास $100 का नोट है तो वो सिर्फ एक कागज है। उसकी रियल वैल्यू तभी होगी जब लोग और मार्केट बिलीव करें कि आप इस कागज से वाकई में $100 की चीज खरीद सकते हो। यानी पैसे की असल वैल्यू बिलीफ बेस्ड है। फियाट सिस्टम में पैसा खुद में कोई एसेट नहीं होता, लेकिन लोग और मार्केट के ट्रस्ट पर चल रहा होता है। ये सिस्टम मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन है। गोल्ड स्टैंडर्ड से फियाट सिस्टम तक एक छुपी हुई कहानी है। हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड से लिंक्ड होती थी। करेंसी इज इक्वल टू गारंटी ऑफ सर्टेन गोल्ड अमाउंट। 1944 में ब्रिटेन रोड्स एग्रीमेंट में US डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनाया गया, यानी कि डॉलर की वैल्यू गोल्ड से तय थी, $35 पर ऑन्स। इसके बाद 1971 में निक्सन शॉक ने US डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से खत्म कर दिया। डॉलर और बाकी करेंसीज गोल्ड से अनलिंक हो गई। अब पैसा प्योरली फियाट यानी कि ट्रस्ट बेस्ड बन गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अनलिमिटेड पैसा प्रिंट कर सकती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जब ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता है तो महंगाई बढ़ जाती है और पैसे की रियल वैल्यू गिर जाती है। गोल्ड स्टैंडर्ड में पैसे की लिमिट होती थी। फियाट मनी ने सिस्टम में कंट्रोल और अनलिमिटेड पैसा दोनों दिया, लेकिन इन्फ्लेशन का रिस्क भी इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अलावा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मॉडर्न बैंकिंग का बेस मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से पैसा फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटली नंबर्स में है। फ्रैक्शनल बैंकिंग और फियाट मनी सिस्टम में पैसा क्रिएट करते हैं, और जब गवर्नमेंट या बैंक्स नया पैसा क्रिएट करते हैं तो इकोनॉमी में टोटल पैसा बढ़ जाता है, लेकिन सामान और सर्विसेज इतनी अमाउंट में नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि महंगाई बढ़ जाती है और आपके पैसे की चीज खरीदने की ताकत गिर जाती है। इन्फ्लेशन या महंगाई को इनविजिबल टैक्स भी कहा जाता है। इससे आम आदमी तो मुतासर होता है, लेकिन बैंक्स और इन्वेस्टर को फायदा होता है। यानी कि इन्फ्लेशन मॉडर्न फियाट सिस्टम में नेचुरल साइड इफेक्ट है, जो पैसा क्रिएट करने और कर्ज चलाने के प्रोसेस का अनअवॉइडेबल पार्ट है। फियाट मनी प्लस फ्रैक्शनल बैंकिंग इज इक्वल टू इनफ्लाइट डेट मशीन। नहीं समझ आई तो इसको भी इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक लोन देता है जिससे नया पैसा क्रिएट होता है। लोन प्लस इंटरेस्ट रीपे करना होता है, लेकिन सिस्टम में इंटरेस्ट के बराबर पैसा है ही नहीं, जिसकी वजह से बैंक्स और गवर्नमेंट और लोन्स क्रिएट करते हैं। एट द एंड टोटल डेट मनी सप्लाई से ज्यादा होता है, इसलिए सिस्टम चलाने के लिए कॉन्टिन्यूअस बोरिंग जरूरी है। अगर लोन लेना बंद हो जाए तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।
इसकी हिस्ट्रिकल एग्जांपल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये मैकेनिज्म दिखाता है कि मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम कर्ज बेस्ड है। पैसा और कर्ज हमेशा एक साइकिल में चलते हैं, लेकिन फियाट मनी का कैशलेस सिस्टम भी डेंजर है। आजकल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप हो रही है जो फुली डिजिटल वर्जन ऑफ फियाट मनी है। फास्ट ट्रांजैक्शन और लो कॉस्ट इसके फीचर हैं, लेकिन इसके रिस्क भी है। हर पैसा सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से प्राइवेसी खत्म या नेगेटिव इंटरेस्ट पॉसिबल हो सकता है। और फ्यूचर में डिजिटल फियाट सिस्टम से गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के पास टोटल फाइनेंशियल कंट्रोल हो सकता है, जहां आम लोग अपने पैसे का फुल ओनरशिप लूज कर सकते हैं। फियाट मनी और फ्रैक्शनल बैंकिंग सिर्फ पैसा क्रिएट नहीं करते, बल्कि ये हर प्रोडक्ट की प्राइस और आपकी सेविंग की वैल्यू साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। आप समझे कैसे? यही है इन्फ्लेशन का हिडन गेम। इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है चीजों के दाम का लगातार बढ़ना। जब एक ही पैसा पहले ज्यादा चीजें खरीदता था और अब कम चीजें खरीदता है, जिसकी वजह से पैसे की परचेजिंग पावर गिर गई और प्राइसेस बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल 2020 में 100 रुपए में 10 ब्रेड मिलती थी, लेकिन 2025 में 100 रुपए में 2 ब्रेड मिलती है। इन्फ्लेशन बेसिकली पैसे की वैल्यू डिक्रीज का प्रोसेस है। ये सिर्फ दाम बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि परचेजिंग पावर का लॉस भी है। इन्फ्लेशन के पीछे कई रीजन है: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, मॉनेटरी, इम्पोर्टेड। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ जाती है। इस तरह अगर रॉ मटेरियल्स, फ्यूल, लेबर महंगा होने से भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। अगर सिस्टम में ज्यादा पैसा प्रिंट होता है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है, और अगर इंपोर्टेड सामान महंगा है तो ओवरऑल प्राइसेस भी इंक्रीज होती है। इन चारों रीजन के पीछे एक और रीजन भी है, और वो है हिडन रीजन, सेंट्रल बैंक्स और फ्रैक्शनल बैंकिंग का पैसा क्रिएट करना। और जब ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सामान उतना तेजी से इंक्रीज नहीं होता। इन्फ्लेशन का असली ड्राइवर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम का फियाट मनी प्लस फ्रैक्शनल रिजर्व प्लस डेट साइकिल है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट्स सेंट्रल बैंक्स का टूल है जो इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए है। लोन महंगा, जिसकी वजह से कम पैसा सर्कुलेट होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी। लोन सस्ता होगा तो पैसा ज्यादा सर्कुलेट होगा और इकोनॉमी ज्यादा एक्सेलरेट होगी। ये एक सेंसिटिव बैलेंसिंग एक्ट है। इंटरेस्ट रेट सिस्टम को आर्टिफिशियली कंट्रोल करता है, पैसा और कर्ज के लूप में बैलेंस बनाए रखता है, और ये लूप कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सिस्टम मुसलसल लोन और प्रिंटिंग पर डिपेंडेंट है। महंगाई और इंटरेस्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख बैंक में है और 10% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी रियल वैल्यू 90,000 होगी। यानी कि 1 साल पहले आपने बैंक में पैसे रखे थे 1 लाख। 1 लाख से अगर आप उस टाइम कोई चीज ले लेते तो वो आपको 90,000 में पड़ती। क्योंकि 10% इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो इसका मतलब अब वो चीज आपको 90,000 में नहीं मिलेगी, बल्कि 1 लाख रुपए में मिलेगी। यही वजह है कि पब्लिक के पैसे की वैल्यू गिरती है, लेकिन बैंक्स और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। महंगाई गवर्नमेंट के लिए कर्ज रिलीफ के तौर पर होती है। गवर्नमेंट ने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया, लेकिन इन्फ्लेशन के बाद पैसे की वैल्यू क्योंकि कम हो जाती है और चीजें महंगी हो जाती है, जिस पर हुकूमती टैक्स इंक्रीज हो जाता है, और टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट के लिए लोन पे करना ज्यादा इजी हो जाता है। सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स महंगाई को कंट्रोल और कर्ज रीपेमेंट के टूल के रूप में यूज करते हैं। ये सिस्टमैटिक एडवांटेज उनके लिए होता है। जहां फियाट मनी और फ्रैक्शनल बैंकिंग ने पैसा और कर्ज का लूप शुरू किया, वहीं से महंगाई और इंटरेस्ट का परमानेंट साइकिल शुरू हुआ। और ये साइकिल सिर्फ मॉडर्न डिजिटल इरा तक नहीं, बल्कि पुराने मनी एवोल्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। शुरू में इंसानों ने बार्टर सिस्टम यूज किया, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, तुम मुझे कपड़े देना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि एग्जैक्ट वैल्यू मैच करना मुश्किल था। स्टार्टिंग में समुद्री घोंगे, साल्ट, जानवरों की खाल और मेटल्स को मनी की फॉर्म में यूज किया जाने लगा। इन तमाम चीजों में गोल्ड की खास बात यह थी कि रेयर और लिमिटेड था, ना खराब होता और ना ही सड़ता था, और इसकी डिमांड भी यूनिवर्सल थी। गोल्ड और मेटल्स ने ट्रस्ट और वैल्यू स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, इसीलिए ये फर्स्ट रियल मनी बन गया। 600 BCE में पहला ऑफिशियल गोल्ड कॉइन मॉडर्न तुर्की में इंट्रोड्यूस हुआ। फिर इजिप्शियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, इंडियंस और चाइनीज ने कॉइन मिंट किए। गोल्ड स्टैंडर्ड सिंपल था, जितना गोल्ड उतना पैसा। कर्ज भी लिमिटेड था, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड था और गोल्ड को प्रिंट नहीं किया जा सकता था। गोल्ड बेस्ड सिस्टम में पैसा रियल एसेट से बैक था। महंगाई लिमिटेड और ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग था। 7th सेंचुरी में चाइना में पेपर नोट्स बनाए गए बैक्ड बाय गोल्ड, जो ट्रेड में इजी था और कॉइन्स की निस्बत बहुत हल्के भी थे। यूरोप में 1600 और बैंक ऑफ इंग्लैंड में 1694 में मॉडर्न नोट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि गवर्नमेंट्स गोल्ड के बगैर नोट प्रिंट करने लगी, जिसकी वजह से महंगाई और ट्रस्ट क्राइसिस स्टार्ट हुआ। ये ट्रांजिशन फिजिकल टू रिप्रेजेंटेटिव मनी का बिगिनिंग था, जहां फियाट कंसेप्ट का टैग लगता है। 20वीं सेंचुरी में डिसाइड हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड ग्लोबल किया जाए, यानी कि करेंसी को गोल्ड की अमाउंट के साथ फिक्स किया जाए। अब ये मतलब था कि कंट्रीज के पास जितना गोल्ड होगा वो उतना पैसा प्रिंट कर सकती है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड में कर्ज और मनी क्रिएशन लिमिटेड था। लेकिन बाद में गोल्ड और डॉलर का लिंक खत्म कर दिया गया, जो पहले मैं बता चुका हूँ। 1970 से लेकर 1990 तक
सिस्टम डिजिटली हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम मुतारिफ हुआ, जिसकी वजह से फिजिकल नोट्स की नीड कम हो गई, लेकिन पैसा और कर्जे का लूप फास्ट हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ पैसा अपनी शक्ल बदलता गया, बार्टर से गोल्ड, गोल्ड से पेपर, पेपर से डिजिटल, लेकिन इसमें एक चीज कभी नहीं बदली, पैसा हमेशा आम इंसान पर ही कंट्रोल का जरिया बना। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ी उतना सिस्टम ने इंसान को और गहरा कर्जदार और डिपेंडेंट बना दिया। अब सवाल ये नहीं कि पैसा कैसा है, बल्कि सवाल ये है कि पैसा किसके लिए काम करता है और किसके खिलाफ काम करता है। सिस्टम असल में दो क्लासेस में डिवाइडेड है, पैसा बनाने वाले यानी कि सेंट्रल बैंक्स, गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और पैसा यूज करने वाले यानी कि आम लोग, वर्कर, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर। आम इंसान पैसा कमाता है लेकिन बनाता नहीं। जो पैसा उसके हाथ में होता है वो पहले से किसी बैंक का लोन का प्रोडक्ट होता है, यानी हर नोट जो हम यूज करते हैं वो असल में किसी और के कर्ज का रिजल्ट है। एक हिडन ट्रुथ ये है कि हम सब एक डेट बेस्ड सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ हम फ्रीडम के इल्यूजन में हैं, लेकिन असल में हम एक फाइनेंशियल चेन का हिस्सा है। इंसान जितनी मेहनत करता है उतनी कमाई नहीं बढ़ती। महंगाई हर साल उसकी सैलरी की वैल्यू खा जाती है। आज 100 रुपए की परचेजिंग पावर उतना नहीं रही जो आज से 10-15 साल पहले होती थी। यही वजह है कि आप कमा तो ज्यादा रहे लेकिन चीजें कम अफोर्ड कर पा रहे हो, यानी आपका पैसा बढ़ता हुआ तो दिखाई देता है पर उसकी असली ताकत घटती जा रही है। और यही है इनविजिबल लॉस जिसे हम महसूस नहीं करते लेकिन रोज जीतते हैं। पुरानी जनरेशन के लिए पैसा बचाना सिक्योरिटी होती थी, लेकिन फियाट मनी और महंगाई के दौर में सेविंग एक सोलो पॉइजन बन गई है। बैंक में पैसा रखो तो उसकी वैल्यू हर साल गिरती है, इंटरेस्ट रेट महंगाई से कम है, मतलब रियल लॉस, यानी पैसा बचा के रखना आज के सिस्टम में एक्चुअली पैसा खोना है। कर्ज सिस्टम सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का माइंडसेट भी कंट्रोल करता है। हर कोई ज्यादा काम करता है, कम जीता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट एक नॉर्मल कल्चरल बन गया है। फैमिली टाइम लग्जरी बन गई है, जिंदगी नेक्स्ट पेमेंट ड्यू डेट के चक्कर में चलती है। पहले लोग जीने के लिए काम करते थे, अब लोग काम करने के लिए जीते हैं। ये मॉडर्न गुलामी का एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। महंगाई और इंटरेस्ट अमीर आदमी को और अमीर बनाती है, जबकि गरीब आदमी को और भी गरीब बना देती है। अमीर लोग एसेट लेते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है, और गरीब लोग लोन लेते हैं जिनकी कॉस्ट बढ़ती रहती है। यानी पैसा हमेशा टॉप पर चढ़ता रहता है, नीचे नहीं रुकता। यही वजह है कि ग्लोबल वेल्थ 1% लोगों के पास कंसंट्रेटेड है। सिस्टम के लिए इकोनॉमी तब चलती है जब तक लोग खरीदते रहे, इसलिए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग आपकी नीड को डिजायर बना देती है। बैंक प्रॉफिट करता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और आम आदमी अपनी फ्रीडम का इल्यूजन जीता है। अगर सिस्टम में पैसा कमी का प्रॉब्लम है तो सेंट्रल बैंक ज्यादा पैसा प्रिंट करके सबका कर्ज चुका क्यों नहीं देते? ये सवाल तो लॉजिकल लगता है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ही बनाती है, तो वो सब लोगों का कर्ज पैसा प्रिंट करके चुका दे तो सिस्टम फ्री हो जाएगा, राइट? लेकिन असल में सिस्टम ऐसे डिजाइन ही नहीं हुआ। ये डिजाइन लोन बेस्ड है, जहाँ हर नए पैसे के साथ एक नया कर्ज बनता है, यानी सिस्टम में हर पैसा किसी का कर्ज होता है। सेंट्रल बैंक्स जब नया पैसा प्रिंट करती है तो वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं देती, बल्कि वो पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद कर या बैंक्स को लोन देकर सिस्टम में डालती है। मतलब पैसा फ्री में नहीं आता, वो एक जिम्मेदारी के साथ आता है, यानी कि हम इसका कर्ज देंगे। तो अगर और पैसा प्रिंट किया जाए तो नए कर्ज और नए इंटरेस्ट भी सिस्टम में जुड़ जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कर्ज बढ़ता है, कम नहीं होता। अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि सबके लोन माफ कर दें और ट्रिलियंस प्रिंट कर दें तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है। करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, पैसा ज्यादा होता है लेकिन सामान सेम रहता है और उनकी कीमत बढ़ जाती है। इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, जहाँ पैसा टेक्निकली सबके पास तो होता है पर उससे कुछ खरीदा नहीं जा सकता। जिम्बाब्वे, वेनेजुएला और जर्मनी में यह हो चुका है। लोग नोट से चप्पल साफ करते थे पर रोटी नहीं खरीद पाते थे। यह सिस्टम कभी प्योर बैलेंस अचीव करने के लिए बना ही नहीं है, ये परमानेंट बोरोइंग लूप पर चलता है। अगर सब लोन चुका दिए जाएं तो सिस्टम में पैसा ही नहीं बचेगा, क्योंकि हर पैसा किसी लोन का रिजल्ट है। ये शॉकिंग लगता है लेकिन इस पर फियाट मॉनेटरी सिस्टम टिका हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट्स और बैंक्स के लिए ये लूप प्रॉफिटेबल है। महंगाई और इंटरेस्ट से ही उनका कंट्रोल बनता है। अगर पैसा फ्री में मिलने लगे तो उनका लूप खत्म हो जाएगा। बैंक्स चाहती है कि लोग थोड़ा थोड़ा फ्री फील करें लेकिन पूरी फ्रीडम कभी ना मिले, इसलिए ये लूप इंटेंशनली मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 सवाल उभरते हैं। अगर पैसा प्रिंट हो सकता है तो कर्ज क्यों नहीं चुकाते? तो इसका जवाब है क्योंकि हर नया पैसा एक नया कर्ज बनाता है, जिसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा दे चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन, क्या सब लोन माफ कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो इसका जवाब पहले सवाल में ही छुपा हुआ है। कैसे? तो ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हर नया पैसा एक नया कर्ज बनाता है, और कर्ज अगर माफ होता रहे तो करेंसी ज्यादा बनने लगेगी, क्योंकि नया पैसा नया कर्ज बनाता है। जितना पैसा प्रिंट होगा उस कदर नया कर्ज बनेगा, और जितना कर्ज होगा वो उस कदर माफ होता रहेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हर बंदा अनलिमिटेड कर्ज लेगा, क्योंकि वो माफ तो होगा, और मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, जिसके नतीजे में हर चीज भी महंगी होने लगेगी। एट द एंड करेंसी कोलैप्स हो जाएगी, जैसा कि 1920 में जर्मनी के साथ हुआ था। उन्होंने सोचा था कि पैसा प्रिंट करके अवाम में फ्री बांट दिया जाए और हर कोई अमीर हो जाए, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि वो करेंसी कोई भी चीज खरीदने के काबिल नहीं रही। थर्ड क्वेश्चन, तो क्या ये सिस्टम कभी बैलेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टम ही इम्बैलेंस पे चलने के लिए बना है। लेकिन किसने ये डिसाइड करना होता है कि एक मुल्क कितना पैसा प्रिंट कर सकता है ताकि इकोनॉमी चले भी और कोलैप्स भी ना हो? जैसे कि आपको पता है कि फियाट सिस्टम में पैसा गोल्ड से बैक्ड नहीं होता, बल्कि इकोनॉमिक कैपेसिटी और ट्रस्ट से बैक्ड
होता है। यानी पैसे की वैल्यू आपकी प्रोडक्शन और क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करती है, ना कि किसी फिजिकल एसेट पर। जीडीपी पैसे की लिमिट का पहला स्केल है। जीडीपी बेसिकली वो टोटल गुड्स और सर्विसेज हैं जो एक कंट्री एक साल में बनाती है। जितना ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा पैसा सेफली प्रिंट हो सकता है, क्योंकि आपके पास रियल आउटपुट है जिससे वो पैसा जस्टिफाई हो जाए। जीडीपी कम और पैसा ज्यादा तो महंगाई बढ़ती है। जीडीपी बढ़ रही हो और पैसा भी बढ़ा हो तो सिस्टम स्टेबल रहता है। इन्फ्लेशन रेट सिस्टम का थर्मामीटर है। सेंट्रल बैंक्स हर वक्त देखते हैं कि प्राइसेस कितना तेजी से बढ़ रही है। अगर इन्फ्लेशन 2 से 3% के अंदर है तो सेफ माना जाता है, और अगर महंगाई डबल डिजिट में चली जाए तो मतलब सिस्टम में ओवर सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगी। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स हर महीने में पैसा प्रिंटिंग को एडजस्ट करते हैं, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर, कभी बॉन्ड सेल करके। फॉरेन रिजर्व और करेंसी डिमांड एक और फैक्टर होता है, यानी कि बाहर की दुनिया आपकी करेंसी पर कितना ट्रस्ट करती है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व है लाइक यूएस डॉलर, गोल्ड, ऑयल एक्सपोर्ट्स, तो आप ज्यादा पैसा प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया आपके पैसे को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर आपकी करेंसी सिर्फ आपकी कंट्री के अंदर ही चलती है और बाहर की कंट्री को कोई यूज नहीं चाहती, तो ज्यादा पैसा प्रिंट करने से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और करेंसी गिर जाएगी। फॉर एग्जांपल अमेरिका ज्यादा पैसा प्रिंट कर सकता है क्योंकि डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। पाकिस्तान या श्रीलंका अपनी करेंसी प्रिंट करें तो महंगाई एक्सप्लोड कर जाती है, क्योंकि उनका पैसा ग्लोबल डिमांड में नहीं है। गवर्नमेंट डेट, बॉन्ड्स, मार्केट रिएक्शन और ट्रस्ट, इन सब का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कितना पैसा प्रिंट होगा। लेकिन ये सब चीजें मेजरमेंट है, कंट्रोल नहीं। सिस्टम इन पैरामीटर को ऑब्जर्व करता है, लेकिन असल कंट्रोल बैंक्स के हाथ में होता है। वो पॉलिसी के जरिए डिसाइड करते हैं कि कब पैसा टाइट करना है और कब रिलीज कर देना है। पहले पैसा एक जरूरत था, फिर एक आदत बना और आज एक जंजीर बन चुका है। हम सब इस दौर के हिस्सेदार हैं जहाँ लोन, इन्फ्लेशन और डेट ने सिस्टम को चलाया हुआ है। हर नए नोट के साथ नया कर्ज लिखा जाता है और हर इंसान उस साइकिल का हिस्सा बन जाता है। शायद यही सच है कि दुनिया में इतना पैसा नहीं जितना कर्जा है।